2 दिन पहले ही विरार में एक उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर की मनसे और शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ताओं ने सरेआह पिटाई कर दी। उससे कान पकड़कर माफी मंगवाई। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। वकीलों का कहना है कि राज ठाकरे का बयान भड़काऊ और नफरती है। वकीलों ने राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस गंभीर मामले में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एनएसए लगाने की मांग की है। सवाल है कि क्या राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे कानून से भी ऊपर है? क्या राज और उनकी पार्टी संविधान से भी ऊपर है? ये तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर मचे उत्पात की हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में एमएनएस की गुंडागर्दी की हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर तालिबानी सजा की हैं। ये तस्वीरें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गुंडागर्दी के रूप में तमाचा है। इन तस्वीरों के सूत्रधार ठाकरे ब्रदर्स हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपने उत्पातित कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है। जो मराठी ना बोले उसे ठोकने की, जो मराठी ना बोले उसे पीटने की, जो मराठी ना बोले उसे खुलेआम प्रताड़ित करने की। ठाकरे ने ऐसा कर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। ठाकरे परिवार महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझने की भूल कर बैठा है। महाराष्ट्र में ठाकरे की गुंडई के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के 3 वकीलों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर की शिकायत। राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के खिलाफ की शिकायत। भड़काऊ भाषण के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग। भड़काऊ बयानों के लिए ठाकरे पर एनएसए लगाने की मांग। हमने जो महाराष्ट्र राज्य में भाषा के नाम पर जो ये माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये उपद्रव चल रहा है, मराठी की शक्ति की जा रही है, ये भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करके जबरदस्ती किसी के साथ में सख्ती की जा रही है भाषा बोलने के लिए, इसके खिलाफ हमने होने वाले मारपीट, धमकी, गाली गलौज के खिलाफ हमने माननीय श्री पुलिस महासंचालक डीजीपी जी को हमने शिकायत दर्ज की है। उसमें हमने डिमांड किया है कि माननीय श्री राज साहब ठाकरे एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाए। राज ठाकरे का वो भड़काऊ बयान फिर से सुनिए जो उन्होंने 5 जुलाई को वर्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। ये वही मौका था जब उद्धव और राज ठाकरे 20 साल के बाद मंच पर एक साथ दिखे थे। शिवसेना उद्धव गुट और मनसे के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उकसाने वाला बयान दिया था। राज ठाकरे ने कहा था कि जो भी गलत भाषा में बात करेगा उसे 1 मिनट में चुप करा देंगे। राज ने यह भी कहा था कि मारो लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। राज ठाकरे के इस भड़काऊ बयान का नतीजा भी देखिए। पहले से ही गुंडई करते आ रहे मनसे के कार्यकर्ता राज के इस बयान के बाद बेलगाम हो गए। 5 जुलाई को ही जिस दिन राज ठाकरे ने बयान दिया उसी दिन एक गैर मराठी कारोबारी के ऑफिस पर मनसे के गुंडों ने धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। 8 जुलाई को मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ मीरा रोड इलाके में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन निकाला तो मनसे ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़ते हुए बिना प्रशासन की अनुमति के प्रतिबंधित सड़क पर जवाबी रैली निकाली। 12 जुलाई को मुंबई से सटे विरार में शिवसेना उद्धव और मनसे कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर की खुलेआम सड़क पर पिटाई कर दी। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिवसेना उद्धव और मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। महिलाओं, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें धमकाया, पीटा भी।
ठाकरे बंधुओं की सरेआम गुंडागर्दी के खिलाफ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 वकीलों ने मनसे के खिलाफ कानून का उल्लंघन, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के हनन का केस दर्ज कराने की मांग की है। राज ठाकरे के खिलाफ आईपीसी के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) भारत में कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जैसे अनुच्छेदों के उल्लंघन का आरोप है और कानून व्यवस्था का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर फिर से कोई बांटने की राजनीति और गुंडागर्दी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 4 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। मेरे साथ नित्यानंद शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि शिकायतकर्ता वकील हैं। पंकज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो शिकायतकर्ता वकील हैं। सुमित पीर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और नवीन दुबे मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इस मुद्दे को समझने में कि क्यों ये मुद्दा आज हॉट बन गया है, क्यों महाराष्ट्र की राजनीति केवल इसी तरीके से आगे चलने का रास्ता अख्तियार कर लेती है। कुछ सालों पहले भी ये हुआ था और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को लेकर हो रही ये तस्वीरें नई नहीं हैं। लेकिन जहां तक बात आती है उन नेताओं की जिनको एक बड़ा कार्यकर्ता फॉलो करता है बड़े स्तर का, तो उनकी कही गई एक बात का संदेश किस तरीके से कार्यकर्ता जमीन पर उतारता है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर थप्पड़ पड़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पर किसी के संस्थान पर पत्थर गिरते हुए दिख रहे हैं, मजबूर ऑटो रिक्शा चालक माफी मांग रहे हैं। सबसे पहले नित्यानंद शर्मा जी आपका रुख मैं करूंगा। शिकायत करने की वजह आपको क्या लगी और इतना समय क्यों लगा? ये चीजें तो महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले 10 दिनों से दहला रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी बोली ही जानी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 14, 19, 20, 21 और 29 साफ तौर पर इसका उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है। और बात हुई समय की, तो हमको लग रहा था कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से 5 तारीख को जो भाषण हुआ था, तो हमें लगा सब चीजें खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे रोजमर्रा के में लोग जिएंगे, कोई मारपीट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक वीडियो आते जा रहे हैं। और देखिए, देश को 3 संवैधानिक महत्वपूर्ण संस्था होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब खुद की अदालत लोग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश जो है वो संविधान से चलता है। परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसके हिसाब से ये देश चलता है। और जिस तरीके से मारा जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, देखिए मार तो एक बार पड़ती है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद ऐसा लगता है आदमी बार बार पिटा जा रहा है। तो लगातार ये जो घटना घट रही है, इसे लेकर हमने डीजीपी महाराष्ट्र के डीजीपी जी को शिकायत की है और कहा है कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब तक ये हिंसा है, लेकिन इस पर नकेल नहीं लगाया गया तो ये नरसंहार का रूप धारण कर सकते हैं। और देश जो है वो कानून, देखिए सबसे बड़ी बात है, हिंदी और मराठी ये दोनों बहनें हैं, देवनागरी लिपि है, संस्कृत इनकी जो है माँ है, उससे उद्भव हुआ है। तो ऐसे में देश जो है, देश के लिए एक ही कानून चलता है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाती है। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ घटना हम लोग सुनते रहते हैं, यहाँ मारपीट हुआ, ये वीडियो बनाए। अगर कोई प्रॉब्लम करता है, देखिए मराठी नहीं बोलता तो उसको आप मराठी सिखाइए, क्लास लीजिए, जहां सिखाना है। हम लोग भी वकील है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की संस्कृति फले फूले बने, हम भी योगदान, क्योंकि महाराष्ट्र ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा करना कितना गलत है। और कुछ ना कुछ वीडियो आते तो इससे हमें भी लगता है ना कि एज अ भारत के सिटीजन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें समय लगा और हमें लगा कि चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये भी कहा गया था कि कोई जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे थे, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई शांति में खलल पैदा हो। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाएं आ रही हैं, अब तक हमें ये नहीं लग रहा है कि मामला शांत हुआ है। इसलिए हमने डीजीपी जी को शिकायत की और हमारी ये मांग है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है रोक लगे। ठीक है,
आपने कहा कहीं ना कहीं इस मामले पर रोक लगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे दूसरे साथी, इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वक्त नित्यानंद शर्मा जी के बाद शिकायतकर्ता वकील एक और जुड़े हुए हैं और पंकज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बताइए, आपने कहा डीजीपी तक आप लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये एक बड़े मास को ये पूरा का पूरा मसला सीधे टारगेट कर रहा है। आप पीआईएल पर भी जा सकते थे सीधे अदालत के सामने। देखिए, डायरेक्ट पीआईएल करना कहीं ना कहीं, जब तक मैं अपनी शिकायत को दर्ज नहीं कराता हूं, क्या सरकार उसमें एक्शन लेने में, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है उस पर एक्शन लेने में अगर विफल होता है तो मुझे आगे जाना उचित मुझे लग रहा है। लेकिन अगर यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर कायदेशीर कड़क कार्रवाई अगर करती है तो पीआईएल दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीआईएल दाखिल करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको उम्मीद क्या है, एक वकील होने के नाते कई मसलों को आप अदालत में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ये मसला कितना गंभीर है कि आपको डीजीपी तक खुद शिकायत ले जानी पड़ी? ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर आप देखेंगे कि 5 जुलाई 2025 को माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी का जो संभाषण हुआ था, उस संभाषण के बाद में काफी सारे इंसिडेंट हुए और दिन ब दिन ये जो घटना है भाषा के नाम पर कहीं ना कहीं हिंसक रूप लेते हुए दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि खाली ये मुंबई में हो रहा है, मुंबई से सटे हुए जितने भी जिला है वहां पे भी यह मामला हो रहा है। ठाणे में हो रहा है, भिवंडी में हो रहा है, मीरा भाईंदर में हो रहा है, नासिक में हो रहा है। अब ये मामला पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र में रहने वाले परप्रांतीय जिस राज्य से हैं वहां भी लोगों के मन में द्वेष पैदा हो रहा है इन लोगों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर यह मांग है, जिसके लिए हमें डीजीपी तक जाना पड़ा। ठीक है, अब मैं रुख करूंगा अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ। नवीन दुबे जी मेरे साथ इस वक्त हैं। नवीन दुबे जी, भाषा के आधार पर जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, पहले तो मुझे बताइए कितना सही आप मानते हैं इसको। दूसरा ये कि अगर कोई भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा, इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से जरूर आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये थप्पड़ मारने वाले, वीडियो बनाने वाले कानून को जेब में रख चुके हैं। बिल्कुल राजीव जी, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा नित्यानंद जी को और पंकज जी को कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और लीगल प्रोसेस की तरफ, क्योंकि लॉ के अधिकारी हैं दोनों लोग, तो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया, मैं साधुवाद देता हूं। और दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए, इस देश के अंदर विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न कल्चर का देश है। ये एक बहुत शानदार गुलदस्ता है तमाम चीजों के समावेश के साथ में। अब आप क्या कर रहे हैं वहां पर, ठाकरे बंधु वहां उस तरीके की चीजें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वहां की सरकार क्या कर रही है, आखिर किस चीज से डर रही है। आप हर चीज में केवल पॉलिटिकल माइलेज देखेंगे, पॉलिटिकल बेनिफिट देखेंगे, तो इस देश के अंदर तो कानून व्यवस्था और देश की जो समरसता का ढांचा है वो चरमरा जाएगा। क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी कार्रवाई करते हैं जो मिसाल बने और किसी और की हिम्मत ना पड़े किसी और के ऊपर कार्रवाई इस तरीके से गुंडागर्दी करने की। वहां खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दूसरी चीज, उनके सरकार में जो सहयोगी शिवसेना ठाकरे शिंदे वाली है, वो क्यों मौन है? आप डिप्टी सीएम है भाई, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप बोलिए ना कि मनसे का विरोध करिए, बोलिए कि मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, उड़िया भाषा क्षेत्रीय भाषा है, बंगाल में बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, हर जगह की क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी तो समग्रता में सबको पिरोती है, हिंदी में तो किसी क्षेत्र की एक स्पेसिफिक भाषा तो है नहीं है, हिंदी तो पूरे देश की भाषा है। तो हिंदी से कौन सा परहेज है भाई? लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा इंडिया न्यूज के मंच पर कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। सरकार कार्रवाई करने की, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और इस चीज को जानबूझ के क्रॉप अप किया जा रहा है कि भाई क्षेत्र के आधार पर बंटो। आप एक चीज देखिए, इस देश को पहले हम लोग देखते थे हिंदू और मुसलमान से शुरू हुआ था, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, हिंदू मुसलमान किया गया, उसके बाद आपने जातियों में बांटा, फिर आपने वर्गों में बांटा, फिर आपने संप्रदायों में बांटा, अब आप भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, कल को आप खान पान के आधार पर बांटेंगे। इस देश को कितने बार बांटेंगे भाई?
इसमें कोई, जब भारत का संविधान इतना सशक्त और जो आर्टिकल्स का उल्लेख हमारे आदरणीय दोनों अधिवक्ताओं ने किया है, बावजूद इसके उनका कोई पालन करने को सरकार तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैं तो समझना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं? कौन सी वीकनेस है, कौन सी मजबूरी है, क्या कारण है? और एक नाथ शिंदे चुपचाप बैठे। अरे भाई, आपकी भी तो शिवसेना, अगर वो शिवसेना इतनी मजबूत है और मन से इतनी मजबूत है, तो इसका मतलब फिर आपकी शिवसेना कमजोर है। आप केवल जोड़ तोड़ की राजनीति से बैठे हुए सत्ता में। कार्रवाई हो तो दिखाई देनी चाहिए। जनता, देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई एक बड़ी बिजनेस कैपिटल है देश की, और वहां सभी पूरे देश के और विदेशों के लोग वहां रहते हैं, काम करते हैं। अब आप इस तरीके से केवल एक भाषा की बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं वो जनता के साथ न्याय नहीं है, देश के साथ न्याय नहीं है, बल्कि अगर अपराध को देखकर तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ठीक है, आपने बहुत कुछ कहा। आपने सरकार का यहाँ पर इशारा दिया। मुझे लगता है कि पहली से 5वीं तक का जो जीआर सामने आया था, सरकार ने उसे वापस लेकर एक इशारा दे दिया था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, कमेटी बना दी गई, ज़्यादा कमेटी वो तय करेगी। मुझे लगता है कि उसके एवज में मनसे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो एक नई फिजा बनाने की कोशिश की है, उससे मुकाबला करने में जरूर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। कहने से बात नहीं होगी, नहीं तो ये लोग मारपीट का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है वो अगर पूरे देश में फैला तो फिर गुलदस्ते की जरूरत नहीं है, अनेकता में एकता यहीं छिन्न भिन्न हो जाएगा। सुमित पीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हम चले मान लेते हैं कि जो हुआ, जीआर वापस ले लिया गया, उसके बाद ये मुद्दा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन एक चीज देखिए, जब सरकार ने इस आदेश को वापस लिया, ये गुंडागर्दी, ये थप्पड़बाजी, ये वीडियो बनाना, ये लोगों को पीटना, उन लोगों को जो रोजी रोटी के लिए सड़क पर हैं, उन्हें नहीं जो पूरी तरीके से शक्ति संपन्न है, जो सड़क पर हैं उनकी तस्वीरें निकालना, मारना पीटना, और दोनों नेता खामोश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के लिए राजनीति शुरू की गई है। सबसे पहले तो राजीव भाई नमस्कार, शोभे बुलाने के लिए साधुवाद। सावन के पहले सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको। बंधुवर, ये जो कहानी है, कहानी सिंपल है, राजनीतिक कहानी है, अपना खत्म हुए राजनीतिक कैरियर को रिस्टार्ट करना। 25 साल बाद, 20 साल बाद दो भाई एक साथ स्टेज पे देखे गए। क्यों देखे गए? 25 साल पहले मराठी अस्मिता या मराठी भाषा विषय नहीं था क्या? ये 25 साल बाद जब आपके सारे राजनीतिक समीकरण फेल हो गए हैं, जब आप राजनीति में विफल हो गए, जब आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में वक्त नहीं रह गई है, आपने एक नया फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले से शायद आपका राजनीतिक भविष्य थोड़ा सुधर जाए, पर महाराष्ट्र को आप बर्बाद करेंगे, मराठी सभ्यता को बर्बाद करेंगे। मैं आज कहता हूं जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मैंने हिंदी में कहा मुझे मराठी नहीं आती, तो क्या मेरा ये सम्मान छत्रपति शिवाजी के लिए कुछ कम है हिंदी में बोलूं तो? अगर मैं आपकी इंग्लिश चैनल में जाकर इंग्लिश में बोलूं तो क्या सम्मान कम होता है? नहीं होता। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल महाराष्ट्र के लिए लड़ा था? पूरे सनातन समाज के लिए लड़ा था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने क्या क्या किया था, काशी विश्वनाथ में उनका कितना योगदान है आप जानते हैं। अगर किसी ने पूरे भारत पे राज किया था, मराठों ने किया था सबसे ज्यादा पे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सब जानते हैं। ये दोनों बंधु राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी केवल अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं राजीव भाई? 5 चीजें कर रहे हैं। पहली बात, ये हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं नाम सुनता हूं, जो भी मैं नाम यहां से आता वहां से आता, वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है। तो मैंने इनको लास्ट टाइम भी पूछा था, भाई बाहर रहने वाला कोई मुसलमान नहीं, मुसलमानों के लिए आपकी क्या कोई विशेष नीति कि मुसलमान को नहीं छेड़ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कश्मीर का मुसलमान कर्नाटका जाता है, कर्नाटका का कश्मीर आता, उस पर कोई ऐसे आरोप नहीं लगते। उड़ीसा का मुसलमान महाराष्ट्र आता, महाराष्ट्र का उड़ीसा जाता, उस पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगता। नहीं लगना चाहिए, जबकि मैं कहता हूं नहीं लगना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ ये मेहरबानी क्यों? क्या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र श्रीमान उद्धव ठाकरे, भाऊ जिन्हें भाऊ कहते हैं, बड़े भाई, क्या वो इस ऐसी राजनीति पे आए हैं? क्या ये बाजा साहब की लेगेसी है? तीसरा सवाल सुनिए, महाराष्ट्र में राजीव जी आपका सबसे ज्यादा जीडीपी है। ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो सड़क पे चलने वाले लोगों को आप तोड़ना फोड़ना शुरू करेंगे, मार पिटाई शुरू करेंगे, इसमें महाराष्ट्र में डर फैलेगा। डर फैलेगा तो जीडीपी गिरेगा, पर कैपिटा इनकम गिरेगी, महाराष्ट्र की इनकम गिरेगी। महाराष्ट्र हमारा पहला स्टेट है भारत का जो $1 ट्रिलियन पहुंच सकता है जीडीपी में। आप वो महाराष्ट्र का सुनहरी सफर यहां खत्म कर रहे हैं।
आप हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपके बाबा एटॉमिक सेंटर है, महाराष्ट्र में आपके मसगांव डॉक्स है, जहां हमारी उन्नत सबमरीन, न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स, अरिहंत और अरिंदम क्लास सबमरीन्स बनती है, बड़े से बड़े शिप बनते हैं। क्या आप उसको रोकना चाहेंगे? वहां का साइंटिस्ट उड़ीसा का हो सकता है, बंगाल का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, जबलपुर का हो सकता है, उसे मराठी आएगी, क्या वो वहां रोना रोकेंगे? क्या ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है कि जाति के नाम पे भारत की सबसे नंबर 1 जीडीपी स्टेट अब ये महाराष्ट्र में दंगे कराए जा रहे हैं? और मैं एक और सवाल पूछूंगा, आप कहते हैं महाराष्ट्र मराठी भाषा का हम आदर सम्मान करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे ज्यादा मेरे नायक हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपसे ज्यादा मेरे बड़े नायक हैं, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं। पर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपके श्रीमान शाहरुख खान जी हैं, इन्हें मराठी तो नहीं आती, इनके घर गए क्या मनसे के ये कार्यकर्ता? आमिर खान जी, इन्हें मराठी नहीं आती, इनके घर कितने कार्यकर्ता पहुंचे? सलमान खान जी, इन्हें इन्हें वो नहीं आता, इन्हें मराठी नहीं आती, तो इनके यहाँ कितने मनसे के कार्यकर्ता पहुंचे? ये गरीब रिक्शे वाला, ऑटो वाला, छोले कुलचे वाला जो अपनी रोज आजीविका कमाता है, उसके घर ही ये रहमो करम क्यों होता है? क्या बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आप नहीं पहुंचते? अमिताभ बच्चन जी को भी मराठी नहीं आती, तो अमिताभ बच्चन जी के घर पहुंचे क्या? मतलब ये जो बड़ा पूंजीपति, बड़ा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं करना आपने, जो अपनी आजीविका वहां कमा रहा उसको अब तंग करना है। सनातन धर्म में राजीव भाई, जन्मभूमि जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कर्म भूमि इंपॉर्टेंट है। मेरी जन्मभूमि कहीं भी हो सकती है, अगर मैं महाराष्ट्र की रोटी खाता हूं तो महाराष्ट्र मेरी मां है, महाराष्ट्र की जमीन मुझे रोटी देती है। ये सनातन का नंबर 1 प्रिंसिपल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के पुत्र श्रीमान उद्धव ठाकरे जी बाऊ कैसे भूल गए? कैसे उन्होंने अपने पिताजी के कहे हुए सिद्धांतों और कीर्तिमानों को दरकिनार कर दिया? क्या इतना जरूरी है कि एक बीएमसी का इलेक्शन, क्या इतना जरूरी है कुछ सीटें जीतना और राजनीति में बने रहना? आपने सनातन को दांव पे लगा दिया, हिंदू अस्मिता को दांव पे लगा दिया, महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को आपने दांव पे लगा दिया। इससे बड़ा पतन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हो नहीं सकता। और फडणवीस जी एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? फडणवीस जी ज्यादा एक्शन करेंगे, मसला बढ़ेगा, मसला बढ़ेगा। जो विदेशी शक्तियों का प्लान है, अराजकता, इकोनॉमी डाउनफॉल, शिपयार्ड ना बने, सबमरीन ना बने, अराजकता फैले और ये पूरे भारत देश में फैले। जब शाहीन बाग हुआ था, चाहते तो एक दिन में उसे उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? आप एक भाईचारे का माहौल बनाना चाहते, आप एक आपस में जो हार्मनी उसको बना के रखना चाहते, आप आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आधार पे किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहते। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी संयम का काम ले रहे, बड़े फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। और हमारे जो मित्र है यहाँ टीवी चैनल पे, जिन्होंने डीजीपी साहब को कंप्लेन की, बहुत उत्तम स्टेप है, डीजीपी साहब काम करेंगे। देखिए, मराठी भी हमारा भाई है, नॉन मराठी भी हमारा भाई है यार, हम आपस में थोड़ी लड़ेंगे, एक दूसरे का दुश्मन थोड़ी, हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी। वाकई आप सही कह रहे हैं। ये जो कुछ भी तस्वीरें एक साथ बननी शुरू हुई हैं, ये बहुत कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाती हैं जो सवालों के घेरे में आता है कि आखिर क्यों और अभी क्यों इस सब के पीछे ये ताना बाना बुना गया। लेकिन राज ठाकरे पर किन धाराओं के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं इस वक्त। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप, जिसमें कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है, यह राज ठाकरे पर लगाया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहां पर दखलंदाजी का आरोप। अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) भारत में कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता का आरोप। अनुच्छेद इसके बाद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात यहां पर कही गई है, जो कि राज ठाकरे पर इन धाराओं के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं, जो कुछ राज ठाकरे ने कहा था। लेकिन इंडिया न्यूज क्या मांगता है, इंडिया न्यूज क्या कहना चाहता है, यह भी हम बता देते हैं। इंडिया न्यूज मांगता है ठाकरे की गुंडागर्दी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, साथ ही एमएनएस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एमएनएस ने इस भावना को उकसाया है। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी तुरंत बंद होनी चाहिए, ये जो कुछ भी चल रहा है, और भाषा के नाम पर मारपीट करने वालों को सीधे जेल किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य में हिंदी विरोध के नाम पर मारपीट जायज नहीं है। ये हिंदी विरोध हो या भाषा का कोई और रूप हो विरोध का, उसमें भी ये जायज नहीं है। नित्यानंद शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नित्यानंद शर्मा, आपने तो ये डीजीपी साहब को कंप्लेंट कर दी, इंतजार कब तक का है आप लोगों का कि डीजीपी साहब इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या ये इंतजार अंतहीन है या इसमें भी आपने कोई तय समय सीमा रखी है कि उसके बाद आपको अदालत जाना होगा? जी देखिए, अभी हमने लेटर दिया है
अब लेटर के बाद हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, नहीं होगा तो आगे जो भी, जैसे देखिए हमने ये जो स्टेप उठाया तो हमने तो किसी को बताया नहीं, सीधा स्टेप उठाया, तो आगे जो भी स्टेप उठाएंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम ना बोलने में नहीं करने पर बिलीव करते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम कोई अनैतिक तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे। और हम भी देखिए, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो है सभी मिलजुल कर रहे। मराठी हमारी भाषा, यहाँ की जन्मभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बोलते भी हैं, लेकिन जिससे नहीं आता उस तरीके का उसे इंसल्ट करना ये तो जायज नहीं है। और आपको हम कहते हैं कि जरूर कि आज हमने लेटर दिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी संविधान के दायरे में जो भी होगा, हम जरूर आगे स्टेप उठाएंगे। आप जरूर आगे स्टेप उठाएंगे, वो संविधान के दायरे में, आप कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। पंकज मिश्रा मेरे साथ। पंकज मिश्रा, आप भी लगातार मुंबई में बने रहे होंगे और कहते भी हैं मराठी में कि मराठी प्रेमाची भाषा आहे। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव पड़ा है इस तरीके से कि भाषा बोल कर दिखाओ, बोलनी ही पड़ेगी? जी, अभी तक तो मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। मैं मराठी भाषा का बहुत अपने तहे दिल से सम्मान करता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि मराठी भाषा ही नहीं, कोई भी भारत में बोली जाने वाली कोई भी भाषा हो, हर भाषा का सम्मान करिए, हर भाषा को सीखिए। सीखने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन इस भाषा के नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी करता हो, कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हो, तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कानूनन कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। कानूनन कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए, आपने यहाँ पर साफ किया। लेकिन नवीन दुबे जी, आप कह रहे थे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जैसे सरकार की तरफ से कहा गया हम सहन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी घटनाएं होती जा रही हैं। हालांकि मीरा रोड वाले मामले में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मीरा रोड वाले मामले में कुछ एक्शन लिया गया है, विरार वाले मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और दूसरा एक और मामला हुआ था उसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो भी ठीक यही फुट स्टेप फॉलो कर रही है, वो भी कह रही है ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी खुलकर सामने नहीं आई है। आप क्या समझते हैं कि बड़ी पार्टियों की चुप्पी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बेलगाम आगे बढ़ने का हौसला दे रही है? राजीव जी, देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, वो केवल और केवल किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर अपना हानि लाभ देखते हैं और चिंतन करते हैं, और वही इस मामले में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आप एक चीज देखिए, शिंदे गुट, शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस, एंटायर भाजपा, वो अपना हानि लाभ का आकलन कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसको मालूम अगर इस मुद्दे में हमने सख्त कार्रवाई कर दी तो हमारा चुनाव राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस मुद्दे को आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ताकि ये मुद्दा उछलेगा तो कुछ लोग हमारे पक्ष में आएंगे। अब अगर कार्रवाई होती है तो एकनाथ शिंदे आंखें दिखा सकते हैं फडणवीस सरकार को, ये इसका राजनीतिक पहलू है। लेकिन राजनीतिक पहलू से हटके राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि होता है, प्रदेश सर्वोपरि है आपका, आपके लिए। तो कम से कम वहां की कानून व्यवस्था की बागडोर आपके हाथ में है, सरकार की बागडोर आपके हाथ में है, तो ये आपकी नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी हानि लाभ से ऊपर, आप एक कठोर दंड की व्यवस्था करें, उसको तत्काल दंडित करने का काम करें, जो नहीं करती हुई फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथी पैनलिस्ट जो बोल रहे थे उन्होंने दुनिया की चीजें गिनवाई, मैं सहमत हूं उनसे, लेकिन सरकार के ऊपर आप बोलने से क्यों डर रहे हैं? आपको नुकसान कर देगी। ये कल्चर है भाजपा की सरकारों की, जो उनके खिलाफ बोलता है नुकसान कर देते हैं। लेकिन इतना भी मत डरिए भाई, बोलिए ना सरकार का। मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार को पूरी तरीके से फेल हो रही है कि आप कानून, गुंडे सड़कों पर गरीबों के साथ गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये तो सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। भाषा के ऊपर, भाषा तो हिंदी की राष्ट्रभाषा कही जाती है और राजभाषा कही जाती है। हिंदी को प्रमोशन के लिए हिंदी पखवाड़े चलाए जाते हैं तमाम केंद्रीय संस्थानों में। उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं साहब, बिल्कुल महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा मराठी है, स्वागत है, अच्छी भाषा है, सबको, वहां के स्थानीय लोगों को, बाहर के लोगों को भी सीखनी चाहिए। बंगाल जाते हैं, पंजाब जाते हैं, आप रीजनल भाषा सीखिए, आपके अंदर एक और क्वालिटी बढ़ जाएगी, योग्यता और बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं साहब राष्ट्रीय भाषा को आप नहीं बोलेंगे, केवल उसी को बोलेंगे। मैं तो समझता हूं आप महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र में चले जाइए तो 70% जनता इंग्लिश में बात करती है और इंग्लिश का प्रयोग करती है।
अब क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उसका विरोध करेंगे, इंग्लिश बोलने वालों को पीटेंगे? ये कैसी गुंडागर्दी चल रही भाई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े डायलॉग डिलीवरी किए जाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। गुंडों को उठाइए, बंद करके डालिए, नजीर बने, दोबारा कोई आदमी सड़क पर किसी गरीब के साथ गुंडे करने की हिम्मत ना कर पाए। क्यों नहीं कर पा रही है फडणवीस सरकार, ये अपने आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये तो बहुत पहले से वैसे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर भारतीय हिंदी के खिलाफ, हिंदी को लेकर ही चलती रही है। हिंदी ने डूबतों को सहारा दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हीरो थे बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, अगर बात करें राज ठाकरे की, लेकिन हिंदी पर जीरो होते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। सुमित पीर, क्या बीएमसी के चुनाव के बाद ये मुद्दा कहीं नहीं रहेगा? सब कुछ बीएमसी का चुनाव है। देखिए राजीव भाई, बीएमसी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर म्युनिसिपलिटी है। हजारों करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ का खेल है। अगर मैं हिंदी में डायरेक्ट 75,000 करोड़ का है। करोड़। देखिए दुनिया में इतनी बड़ी अमीर म्युनिसिपलिटी दुनिया में कोई नहीं है जितनी ये हमसे है। और आप देखते मुंबई की सड़कों की हालत क्या रहती है। ये दुख के साथ कहना पड़ता, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी अपना सारा, अपनी खानदानी प्रतिभा, उनका मूल्य, उनके जो भी कीर्तिमान थे, उनको दरकिनार करके बस एक चुनाव के लिए ये गंदी और ओछी राजनीति पे उतर आए हैं। बीएमसी का चुनाव खत्म होगा, ये मामला आपको ठंडा होता नजर आएगा। बट जो देवेंद्र फडणवीस जी को देखना है कि वो देखना है कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सद्भावना बनी रहे, कोई ऐसी एक्शन ना हो जिससे ये लोग, मतलब जिनका इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, ये हीरो बनना चाहते, ये जेल जाके हीरो बनना चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं राजीव भाई, एक इंग्लिश में कहावत है, वी चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ अवर एक्शन। तो वैसे मुख्यमंत्री जी, जो गृह मंत्री भी है, वो अपनी टाइम और प्लेस चूज करेंगे, उन्हें कब कार्रवाई करनी है। कार्रवाई तो जरूर होगी, बट पहले हमारे यहाँ पहले होती है बात, उसके बाद मुलाकात, लास्ट में आती है लात। बात से बात बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर मुलाकात करते, नहीं तो फिर लात तो लास्ट विकल्प है। जो होता ही होता वो है कि कानून का डंडा बजता है, लट बजता है कानून का, सब अपनी औकात में आ जाते हैं। बट हमें सम्मान है, क्यों? उद्धव जी बाला साहब के सुपुत्र है, राज ठाकरे जी उनके भतीजे। हमें सम्मान है बाला साहब ठाकरे का, हमें सम्मान है उस हृदय सम्राट का, उनके सुपुत्र है, उनकी ब्लड लाइन है। इसीलिए थोड़ी बहुत बात और मुलाकात से बात करने का प्रयास हो रहा है। बट अगर लक्ष्मण रेखा रांगी गई, अगर चीजों को नहीं संभाला गया, मैंने सवाल पूछा, ये बड़े बड़े लोग जो शाहरुख खान, सलमान खान, ये जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनसे तो, इनके घर पे तो नहीं पहुंचते हैं लोग, इनसे तो नहीं कहते महाराष्ट्र मत बोलो। ये जो गरीब वाला व्यक्ति है, जो रोज रोटी कमाता, जो महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि समझता, उसके साथ ये मतभेद हो रहा। मैं आपको कह रहा हूं, हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा, भाषा के आधार पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है महाराष्ट्र में। अगर ये महाराष्ट्र में से आग बढ़ी तो ये देश के हर जगह पे जाएगी और देश में एक अराजकता का माहौल बनेगा। सरकार के पास बल प्रयोग का विकल्प हमेशा होता है, पर बल प्रयोग का भी एक समय और एक उचित ये नीति के अनुसार होता है। महाराष्ट्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कोई कमी नहीं है, इन पे एनएसए भी लगा सकते हैं। पर राजीव भाई, मैं एक चीज आज यहां बोल दूं, जब कल को इन पे एनएसए लगेगा या कोई और धारा लगेगी, तब महाराष्ट्र के लोग, हमारे भाई, ये ना बोले कि मोदी सरकार ने क्या कर दिया, फडणवीस जी ने क्या कर दिया। क्योंकि मैं याद दिला दूं, फडणवीस जी भी उतने ही मराठी हैं और महाराष्ट्र के जितने राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी हैं, और ये हमारे शिंदे जी हो गए, हमारे राणे जी हो गए, जितने भी बड़े दिग्गज हैं, सब मराठी है। और मैं मराठी नहीं हूं, मुझे मराठी भाषा नहीं आती, पर महाराष्ट्र का हर व्यक्ति मेरा भाई है, हर महिला मेरी बहन है, और मैं उनका पूरा आदर सम्मान करता हूं। ये भावना होनी चाहिए। संकीर्ण राजनीति पे देश और धर्म को बांटने का प्रयास ना करें, हिंदू समाज को बांटने का प्रयास ना करें। आप हृदय सम्राट बाला साहब के सुपुत्र हैं, उनकी एक छत्र छाया है आप पे, पर आप शिशुपाल ना बने और दायरों को पार ना करें। ये मेरा उनके संदेश होगा। मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं होता हूं, वो खुद समझदार है। मैं तो हमेशा उद्धव भाऊ कहता हूं, तो उद्धव भाऊ से यही निवेदन है, राज ठाकरे जी से यही निवेदन है कि ये जोड़ तोड़ की बांटने की, समाज को बांटने की राजनीति साहब बंद करें। इससे सनातन धर्म और इसमें हिंदू और हिंदुत्व का नुकसान होता है, जिसके लिए आपके पिताजी जो हमारे हीरो है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कई बार राजनीतिक गद्दियां छोड़ दी, चीफ मिनिस्टरशिप को लात मार दी, पर हिंदुत्व और हिंदू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। आज ये बड़ा उत्पीड़न देने वाला दृश्य है, एक बंदे को हिंदी बोलने पे आप मार पीट रहे हो। हमारे मित्र दुबे जी ने अच्छा बोला, कल को इंग्लिश बोलने पे भी मारोगे क्या? भाई हिंदी से ऐसा लगाओ कि इंग्लिश लिखने में मारोगे क्या? क्या आप महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हो? आप हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हो? आप महाराष्ट्र को अस्त व्यस्त करना चाहते हो? क्या आप महाराष्ट्र में अराजकता लाना चाहते हो? अगर लड़ना ही है भाजपा से, लड़िए,
जीडीपी पे लड़िए, बोलिए 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन बनाएगा, लाइए 1 ट्रिलियन का प्लान, बताइए देवेंद्र भाई को, आप बताओ प्लान ला, बताइए हम मोदी जी से ज्यादा डेवलपमेंट करके दिखा देंगे, हमने अपने सरकार में ये किया, हम ये हम करने वाले हैं, उससे महाराष्ट्र का गौरवगान पूरे विश्व में होगा। हमारी अपेक्षा है, हमारी दिली चाहत है, महाराष्ट्र पहला हमारा राज्य बने जो 1 ट्रिलियन का जीडीपी कवर करे। और मैं बताऊं 140 करोड़ भारतीयों को उस दिन गर्व होगा, पूरी दुनिया दंग की दंग रह जाएगी, दुश्मनों की आंखें जल के राख हो जाएंगी। राज जी इस चीज को आप अवरोधक बन के बर्बाद ना करें, महाराष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य बर्बाद ना करें। आपको चुनाव लड़ने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे, कई चुनाव आएंगे जाएंगे, बट देश को और हिंदू धर्म को, सनातन को बर्बाद ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। पंकज मिश्रा, एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछता हूं। जिस तरीके से सड़कों पर निकल कर आम लोगों को जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं और फिर उनसे कहा जा रहा है कि बाला साहब से माफी मांगो, उद्धव ठाकरे से माफी मांगो, राज ठाकरे से भी माफी मांगो, महाराष्ट्र से माफी मांगो, ये अगर उल्टा हो जाता, मैं हाइपोथेटिकल बात रख रहा हूं पंकज मिश्रा जी, अगर यहीं पर कोई आम आदमी किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी या बहुत बड़े लीडर को, नेता को, जिसका कोई राजनीतिक वजूद हो, उस पर यह हाथ उठा देता तो क्या अपराध नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल अपराध उठाने का तो भारत के संविधान में किसी को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि कोई किसी के खिलाफ हाथ उठाए, कोई अपराध करे। तो चाहे कोई भी हो, किसी के खिलाफ अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। तो अगर एक आम आदमी, जहां तक मैं समझता हूं कि एक आम आदमी अगर किसी बड़े नेता के ऊपर एक हाथ उठा देता है तो शायद रात तक उसको रहने भी ना दिया जाए। एग्जैक्टली, एकदम सही कह रहे हैं आप। फिर ये लोग कैसे खुले छूट रहे हैं? रातों रात उसके ऊपर इतनी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे कि दूसरे दिन से वो व्यक्ति आपको दिखना बंद हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर किसी ने हाथ उठाया था, मुझे पता है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी के साथ हुई थी। यहां पर भी हाथ उठाया जा रहा है नित्यानंद जी। हम अब तक इंतजार ही कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास विजय रैली के वो सबूत हैं कि कान के नीचे काट ला। ये क्या चीजें हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं? मैं मानूं कि नवीन दुबे सही कह रहे हैं। देखिए, बड़ा दुख होता है मुझे कि महाराष्ट्र की संस्कृति लोगों का आदर करना सिखाती है, दूसरे के अपमान पर ताली बजाना नहीं सिखाती है। और जिस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, अगर आपको बताऊं, सरकार ने अगर चाह लिया, आप मेरे बात पर यकीन करिए कि 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में किसी की हिम्मत नहीं होगी। और जो लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उनका केस डिटेल निकाले ना, कितने केसेस है उनके ऊपर। और जब आपको बता दूं, हम लोग कोर्ट में जब मैटर देखते हैं, जब किसी केस में बेल लिया जाता है तो उसकी कंडीशन होती है बहुत सारी। और अगर सरकार लोगों का डिटेल निकाले, जो लोग इंसाफ फैला रहे हैं और उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन उनका वायलेशन कर रहे हैं, तो जब ये लोगों को इनकी सही जब कार्रवाई की जाएगी तो ये उत्पात बचना जो है वो बंद हो जाएगा। और संविधान है या नहीं है, बचपन से जो आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है, लिख रही है, हम संविधान की बात कर रहे हैं, उनको भी तो लगेगा ना कि भाई जो संविधान पढ़ रहे हैं लेकिन कार्रवाई कानून क्या हो। आपको बता दूं, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, कानून और व्यवस्था राजनीतिक बीमारी को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और जिस तरीके से आपस में जो झगड़ा हो रहा है जी, जो लगातार, मुझे लगता है नित्यानंद जी, पंकज जी, आपकी जो शिकायत है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तब और बड़े सवाल उठेंगे, और अगर कार्रवाई होती है तो फिर सवालों के लिए जगह नहीं बचेगी। सुमित भाई आपका, नवीन दुबे जी आपका, और आप दोनों ही मेहमान पंकज जी, नित्यानंद जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मुंबई में हैं। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से दूर जाने का आरोप लगाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से बात की मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने। जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे साथ है, कोई मुद्दे पे बात करेंगे। जगत गुरु जी, यहाँ पर जो है मुंबई में मराठी और हिंदी का मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है, क्या बताएंगे आप? अब तो लगभग समाप्त हो गया। पहले ये मुद्दा चला था यहाँ, अभी तो इसमें कोई बल नहीं रहा।
और क्या डिटेल बताइए। अब जब बल ही नहीं रहा उसमें ज़्यादा बोलने का कोई मौका नहीं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदुओं को ही मार रहे हैं, जो उत्तर भारतीय हिंदू यहाँ पर है उनको ही मार रहे हैं, क्या वो हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं, क्या बताएं? अब अगर हिंदू होकर के, हिंदुत्व की वकालत करने वाला हो करके हिंदुओं को ही मार रहे हैं तो क्या अनुमान लगाया जाए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब वो हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं। यही चिंता की बात है। क्या चिंता है? चिंता ये है कि एक परिवार था जो हिंदुओं के लिए खड़ा होता था, अब ये कम हो जाएगा हिंदुओं के लिए, तो जो बल होता है हिंदुओं का वो धीरे धीरे कम होगा। सर, ये मराठी भाषा सीखने के लिए तो उन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मराठी भाषा सीखनी ही पड़ेगी, तो ये कितना मुद्दा सही है? जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जो भी कार्य जबरदस्ती किसी को करने के लिए कहा जाता है वो अच्छे से अच्छा हो तो भी बुरा हो जाता है, और किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना कानून की दृष्टि से भी अपराध है और धर्म की दृष्टि से भी पाप है। इसलिए किसी के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम से, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा अपने मन के भाव को उस तक पहुंचाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे वो आपकी बात को स्वीकार करने लग जाए। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। ये जो भय दिखा करके किसी को अपने ओर लेके आना, ये मुसलमानी तरीका है जो कि हिंदुओं के लिए ठीक नहीं होता है। यहाँ पर जो एक मतलब मुसलमान के बारे में कोई करता नहीं, वो मराठी बात नहीं करते तो उनको कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो हिंदू है उसको मराठी बात नहीं करते तो उसको बोला जाता है, तो ये दोगलापन किस तरह से? अब जो शब्द आप बोल रहे हैं वो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि किसी के ऊपर दबाव डाल करके कोई कार्य कराना अच्छा नहीं होता है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत। इसका मतलब है कि बलपूर्वक किया गया कोई भी कार्य कानून की दृष्टि में, धर्मशास्त्र की दृष्टि में न किए के बराबर ही होता है, माने वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता। आप शंकराचार्य जी, आप क्या सलाह देंगे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को? ऐसा है कि हमसे जो सलाह मांगता है, अनुरोध करता है, और हम देखते हैं कि हमारी दी गई सलाह पर ये चलेगा, उसको हम सलाह देते हैं। किसी को भी हम क्यों सलाह देंगे? उन्होंने ये जो चालू है उनका वो रोकना चाहिए, उन्होंने मतलब ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, और जो उत्तर भारतीय लोग हैं वहाँ उन्होंने कुछ मराठी सीखना चाहिए, इसको? नहीं, उसमें यह है कि वो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, स्वयं समझते होंगे कि किससे हमको राजनीति में फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। अगर उनको थप्पड़ मार करके फायदा हो रहा है तो ले लें फायदा, थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि क्या फायदा हुआ। थप्पड़ मारने से अगर उनको वोट मिल रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा फार्मूला भारत की राजनीति में निकल के आ जाएगा। हर राजनीतिज्ञ इसको आजमाने लगेगा और इस फार्मूले के जनक कहे जाएंगे। अब नहीं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं चलेगा। भारत सदा से स्वतंत्र देश रहा है। यहाँ पर वाद विवाद के माध्यम से, संवाद के माध्यम से दूसरे को झुकाया जाता है। यहाँ कोई किसी से झुकता नहीं है डराने से। क्या लगता है आपको, उन्होंने सुधरना चाहिए, मतलब ये सब छोड़ना चाहिए? उनको अपना हित देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर देना चाहिए जिससे अहित हो जाए। इतना ही हम कह सकते हैं। सर, ये उत्तर भारतीयों ने मराठी सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? ऐसा है कि उत्तर भारतीय और पश्चिम भारतीय और दक्षिण भारतीय के इसमें क्या प्रश्न है। हम एक ही देश के रहने वाले हैं। एक थाली में भोजन रखा हुआ होता है। जब हमारे सामने थाली आती है, थाली गोल होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ भोजन होता है। आप एक ही तरफ खाते हो कि पूरी थाली में खाते हो? आपका घर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ होता है, आप एक ही तरफ रहते हो कि सब में रहते हो? ये पूरा देश हमारा है जी। केवल महाराष्ट्र में मराठी को समेट देना, ये मेढक को कुएं में डाल देने जैसा है। ऐसा मत करिए। आप ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र में ही परप्रांतीय आकर के रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बाहर गए हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मराठी लोग भी मिलते हैं। वो भी बाहर गए हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन करके गए हुए हैं, कहीं काम के लिए भी गए हुए हैं। तो सब जगह सब लोग हैं। आप यहाँ से उनको भगाओगे, वो वहाँ से भगाएंगे। हम काशी में पढ़ते थे, वहाँ मोहल्ले के मोहल्ले महाराष्ट्र के लोगों के हैं, तो पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बनारस में चले जाओ, घाट जो है ये भोसले घाट है, ये अमुक घाट है, ये सब मराठा लोगों के लिए हैं।
अहिल्याबाई होलकर घाट है, सिंधिया घाट है, ये सब वहाँ पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र दिख रहा है। आप वहाँ से महाराष्ट्र को वापस ले लोगे क्या? पूरे देश में मराठी हैं और महाराष्ट्र में पूरा देश है। ये पूरा देश एक है, इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में मत बांटिए। सर मराठी जो लोग हैं यहाँ पर वो सभी राज ठाकरे के बाजू से नहीं है, लेकिन दूसरे भी लोग हैं जो सेकुलर, जो मतलब जो दूसरी मतलब उनका कहना है कि हिंदी अगर ये करेंगे, लगाए तीसरी भाषा लेंगे तो चलता है। तो आप ये मुंबईकर को क्या सलाह देंगे? मुंबईकर को नहीं, हम ये कहेंगे कि जबरदस्ती किसी को मराठी थोपी जाए वो भी गलत है, जबरदस्ती किसी को हिंदी थोपी जाए वो भी गलत है, जबरदस्ती किसी को अंग्रेजी थोपी जाए वो भी गलत है। जबरदस्ती मत करो, आप उसका महात्म्य बताओ कि भाई इसका भी आपके जीवन में अच्छा उपयोग हो सकता है, इससे आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, इससे आपकी शब्दावली अच्छी हो सकती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ की भाषा आप सीखेंगे तो वहाँ के लोगों के साथ आपका हिलना मिलना, प्रेम भाव बढ़ सकता है और इसका लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो ये सब जब अच्छाइयाँ हम बताएंगे तो लोग अपने आप अपनाएंगे। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। मराठी और हिंदी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में माहौल संवेदनशील बनता जा रहा है। नागपुर में भाषा विवाद के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी को लेकर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अभी हम नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू मार्केट के बाजू में, सेंट्रल एवेन्यू रोड के बाजू में मोमिनपुरा क्षेत्र में खड़े हैं और जिस प्रकार से हिंदी मराठी का मुद्दा जो महाराष्ट्र में गर्म चल रहा है उसमें नागपुर कितना अछूता है, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी यह गृह क्षेत्र है, साथ में देश के केंद्रीय मंत्री जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का क्षेत्र है और यहाँ आरएसएस हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ पर मराठी का जो मुद्दा चल रहा है वो मराठी के मुद्दे पर आम जनता की यहाँ पर क्या राय है, यही कवर करने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम मोमिनपुरा आई हुई है। हमारे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी लोग हैं, व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, आम जनता भी हमारे साथ में है। तो हम ये राय लेंगे कि आखिर ये मराठी के मुद्दे पर यहाँ पर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के मार्केट के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये जो मराठी मुद्दा जो चल रहा है, मराठी के लिए जो जोर जबरदस्ती की जा रही है कि आपको मराठी आनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि मराठी जो है हर किसी को बोलना चाहिए? देखिए, जुबान का जो मसला है कि मराठी और हिंदी को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी थर्ड लैंग्वेज पे जो लिया था वो गलत नहीं था, क्योंकि हिंदी भी इसी मातृभाषा पे जन्मी हुई एक भाषा है जो कि पाली, प्राकृत, संस्कृत और ब्रिज भाषा से इस भाषा का, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर जब इस भाषा पे जन्मी हुई एक भाषा अगर हम पर सीखने के लिए कहा जाता है तो इसमें क्या कसूर है? जो कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए था, जो हमारे बुजुर्गों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आज भी हिंदी भाषा ऑफिसेज में, बाजारों में, आम तौर से छोटे घरों में, कम पढ़े लिखे लोगों घरों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब ये मराठी वाले जो बहुत ज्यादा तमाशा कर रहे हैं, तो ये सही मानों में राजनीति रोटियां जो है सीखने का काम कर रहे हैं। हिंदी अगर एक भाषा बढ़ जाती, हिंदी तो बोलते ही हैं, अरे भैया आप तमिल में भी चले जाओ तो हिंदी समझते हैं, मगर उन पर भी वहाँ की हुकूमत का दबाव है कि हिंदी बोलना नहीं है, तो हिंदी बोल नहीं पाते। हिंदी आज आप हैदराबाद में चले जाओ तो ऐसा लगता है कि आप हिंदी, तमाम लोग, रिक्शे वाला हो, बड़ा बड़ा बिजनेस वाला हो, हर कोई जो है हिंदी समझता है। आप दिन में हिंदी बोलते हैं, कहीं मार्केट में निकलते, कहीं बाहर जाते हैं, आप मराठी में बात करते हैं? नहीं, मराठी जो है तो हम स्कूलों में सिखाते हैं। हमारी थर्ड लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होती है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है और थर्ड लैंग्वेज में हिंदी और मराठी होती है। तो मराठी मला येत आहे, मराठीतल्या गोष्टी करायचा काही अर्थ नाही आहे। ते आम्ही मराठी माणूस हो, आम्हाला मराठी
थोड़ी बहुत येणार पाहिजे। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ की जो मार्केट की जो एसोसिएशन है उनके जो यहाँ अध्यक्ष है, आज वो भी हमारे साथ में चैनल पर है। इनका नाम सर क्या नाम है आपका? जावेद अंसारी। जावेद अंसारी हमारे साथ है। जिस प्रकार से हिंदी मराठी का मुद्दा जो चल रहा है महाराष्ट्र में, तो आप क्या इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं? सर क्योंकि महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो मराठी है, तो मराठी लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन जो गुंडागर्दी की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के जरिए, तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में है वो आमतौर पर यूपी और बिहार के हैं, जो उनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है। अब यहाँ कारोबार के लिए आए और उन पर गुंडागर्दी की जा रही है। तो अगर ऐसा करना था कि मराठी सीखना ज्यादा जरूरी है, तो सरकार का काम ये है कि वो कोई मराठी कोचिंग क्लास चालू करे, क्योंकि वो तो पढ़ के आए अपनी स्कूलों से, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, यहाँ पर मराठी कैसे आएंगी? तो मराठी सीखने को इंतजाम करना चाहिए उनको, सरकार को। और गुंडागर्दी के मैं खिलाफ हूँ। आपका क्या कहना है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये उन लोगों से है कि जो लोग मराठी थोपना चाहते हैं कि ये मराठी पहले राष्ट्रीय जबान है, ये नहीं है राष्ट्रीय जबान। दूसरा सवाल मेरा है हमारे प्रधान से, जो केंद्र में बैठे हैं, कि उनके ऊपर बैठकर ये ऐसे छुटभैया और चिटकुल्ले लोग नंगा नाच करते जबानों को लेकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जो है ये सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज के लोग हैं, हर जबान के बोलने वाले लोग यहाँ पर है। अब जिस जगह पर आप खड़े हैं नागपुर, ये किसी वक्त चीप एंड बेरार में हुआ करता था, उसके बाद कभी एमपी में हुआ करता था। तो क्या हम यतीम है? कोई भी आएगा अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर में थोप के जाएगा। अब महाराष्ट्र के अंदर में मराठवाड़ा है, बराड़ है, विदर्भ है, कल विदर्भ अलग हो जाएगा, तो फिर कौन सी लैंग्वेज लाओगे यहाँ के लिए आप? तो भाई आप अपनी लैंग्वेज को अपने घर तक के, अपने समुदाय तक के, अपने खानदान तक के रखो, वो ज्यादा बेहतर है। किसी के ऊपर में थोपना ये मुनासिब नहीं है। इससे सिर्फ खलफशार फैलेगा, ना इत्तेफाकी फैलेंगी। आदमी जो है, और वो जो मराठी बोलने वाले भी है ना भाई, वो भी कोई इतनी ओरिजिनल नहीं बोलते, सब अपनी मातृभाषा के हिसाब से ही कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी कोई हिंदी शुद्ध नहीं बोलता, ना उर्दू शुद्ध बोलता हूँ। 4-5 लैंग्वेज को मिलाकर एक अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और भी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू गायकवाड़ है। सोनू गायकवाड़ हमारे साथ है। ये जो मराठी हिंदी का जो मुद्दा चालू महाराष्ट्र में, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरी उम्र 35 साल है, मैं 35 साल से नागपुर पे रह रहा हूँ। मैं को इतना अनुभव हो चुका है कि यहाँ पे जो हमारे नागपुर शहर के अंदर पे मराठी तो 90% लोग नहीं बोलते, सारे लोग हिंदी ही बोलते। और जो ये चीज को ये महत्व दे रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं मनसे वाले कि भैया मराठी बोलना अनिवार्य है, ये चीज गलत है। आप मुझे बताइए आज एजुकेशन आज कहाँ तक पहुंच रहा है? एजुकेशन अगर पहुंच रहा है तो सभी के बच्चे देखिए सीबीएसई पे, मेरे खुद के बच्चे सीबीएसई पे। आज वो मनसे वाले जो है उनसे भी ये चीज पूछिए कि उनकी बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई पढ़ रही है, उन्हें आप जोर जबरदस्ती भी क्यों नहीं करते? अगर इतना ही है तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाया जाए किसी स्कूल में, सारी स्कूल पे मराठी पढ़ाया जाए। मराठी इतना ही अनुभव, आप इतना महत्व दे रहे तो सारी स्कूलों पे इंग्लिश का महत्व हटा दीजिए, हिंदी का महत्व हटा दीजिए, सारी जगह मराठी ही करिए। मराठी को अगर महत्व है, चीज है, भाषा है, लेकिन जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं करनी चाहिए। जो उसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोलता है, जिसको उर्दू आती है उर्दू बोलता है, जिसको गुजराती आती है गुजराती बोलता है, हमको हिंदी आती है हम हिंदी बोलते हैं। जहाँ मराठी की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत सभी लोग बोलते हैं। तो आप इतना जोर जबरदस्ती किसी को मत कीजिए कि क्या जैसे कोई एकदम टॉर्चर हो जाए, इतना ना करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ मोमिनपुरा के, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान कुरैशी। तो ये भी हमारे साथ है, आप बताइए कि हिंदी मराठी मुद्दे पे क्या? पहली बात तो ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। संविधान जो हमारे मुल्क का संविधान है, हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए हैं, ये पूरे देश के लिए कानून है। आप किसी पे जोर जबरदस्ती करके मराठी बुला नहीं सकते। हाँ, हम सम्मान करते हैं हर भाषा का, हम उर्दू का सम्मान करते हैं, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, हम मराठी का सम्मान करते हैं, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन हम सब भाषाओं में सबसे पहले हम जो सम्मान करते हैं वो संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान हमको इजाजत नहीं देता कि आप किसी को गलत बोलो। संविधान सबको लेके चलता है और संविधान के हिसाब से हम हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। जितनी अपने देश की भाषा है हम उस भाषा को लेके चलते हैं। और रही बात जबरदस्ती के नहीं आपको मराठी बोलना है,
ये संविधान में है ही नहीं कि आपको जबरदस्ती मराठी बोलना है। हमारे देश के जो महाराष्ट्र के हमारे जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखिए इससे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ चलती है मोहब्बत। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में मोहब्बत की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, हम इसी के साथ चलेंगे और संविधान जो हमको इजाजत देंगे हम संविधान के लिए चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ में आम पब्लिक की राय। जिस प्रकार से मुंबई में ऐसा हिंदी मराठी का जो विषय देखा जा रहा था, उससे जो है नागपुर में या विदर्भ की हम बात करें तो ऐसा कोई जो हिंदी मराठी का जो असर है, जिस प्रकार से जनता ने अपनी राय रखी, उस हिसाब से जो है ये समझ में आ रहा है कि यहाँ हिंदी मराठी का कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ नागपुर जो है महाराष्ट्र की उपराजधानी है और उपराजधानी में भी यहाँ सभी समाज के और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इंडिया न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंधगिरी।